अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर और मैं हूं उज़ैर आलम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैमिली लॉज की, यानी कि ऐसे कवानीन जो आपके और मेरे ख़ानदान के साथ, हमारी विरासत के साथ जुड़े हुए हैं, जो इनको मुनज़्ज़म करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एडवोकेट हमाद साहब। हमाद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है उज़ैर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं कि तलाक और खुला में क्या फ़र्क होता है? जी उज़ैर, तलाक की आपने जहाँ तक बात की है, तलाक कहते हैं डिवोर्स देने को, जिसके अंदर शौहर जो है वो अपनी बीवी को तलाक देता है। वो लिख के दे दे, नोटिस भिजवा दे यूनियन काउंसिल के थ्रू, या वो ज़ुबानी कलामी दे दे, उसको तलाक कहते हैं। और खुला जो होता है, खुला के अंदर जो बीवी है वो अदालत में केस फाइल करती है। अदालत से जो है वो एक एप्लीकेशन देती है और उस एप्लीकेशन के नतीजे में फिर अदालत जो है वो उस शादी को, उस निकाह को ख़त्म कर देती है। उसके लिए 5-6 महीने का टाइम लगता है, मगर वो एक अदालती प्रोसेस है जिसको औरत इनिशिएट करती है वो खुला लेने के लिए, और तलाक जो है वो शौहर का। अगर एक ही बार शोहर 3 तलाक़ें दे दे तो इस हवाले से पाकिस्तानी कानून क्या कहता है? देखिए, वैसे तो तलाक ये है कि तलाक शरई तौर पे भी और पाकिस्तान के कानून के अंदर भी इस चीज़ की इजाज़त है कि आप तलाक जो है ओरली दे सकते हैं, ठीक है। मगर उसका नोटिस भिजवाना जो है पाकिस्तान के कानून में ये है कि वो यूनियन काउंसिल के थ्रू नोटिस भिजवाना ज़रूरी है। अगर एक शौहर जो है वो एक ही टाइम पे 3 दफ़ा तलाक़ें दे दे, अगर हम शरई तौर पे इसको देखें तो उलमा कराम भी हमें ये बताते हैं कि इस चीज़ को इतना पसंद नहीं किया गया। मतलब कि अब एक सही तरीका ये है कि एक तलाक दी जाए, उसके 1 महीने के बाद दूसरी, और फिर 1 महीने के बाद तीसरी तलाक दी जाए। वो एक टाइम पीरियड जो है वो मुख्तस किया हुआ है। मगर अगर तीनों तलाक़ें एक ही टाइम पे दे दी जाए तो तलाक वो भी हो जाती है। वो तलाक जो होती है वो मकरूह नहीं होती है, वो ख़राब नहीं होती, तलाक हो जाती है। मगर अगर आप एक टाइम पे तलाक दे दे, कोई बंदा एक तलाक दे देता है, तो 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद तलाक जो होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तलाक का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब नोटिस भेजा जाता है, ऑरली दी जाती है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, तलाक जो है ये पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि तलाक जो है उसका नोटिस दिया जाएगा। तो जब शौहर ने तलाक देनी है तो वो यूनियन काउंसिल के थ्रू, यूनियन काउंसिल के अंदर एप्लीकेशन देता है, और यूनियन काउंसिल के थ्रू जो है एक नोटिस भेजा जाता है। वो जो नोटिस होता है तलाक का, जो शौहर देता है, उसकी एक कॉपी यूनियन काउंसिल को दी जाती है, और एक कॉपी जो होती है उसकी वाइफ को भेज दी जाती है। तो नोटिस सर्व करना जो है वो ज़रूरी है। और ये जब आप नोटिस सर्व करते हैं, जब आप नोटिस सर्व किया जाता है तो उसके बाद जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, वो कानून ही कहता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी के अंदर वो मियाँ बीवी दोनों को बुलाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अगर बातचीत हो सके, और अगर नहीं होती तो वो तलाक जो होती है वो फाइनल हो जाती है। मगर वो कमेटी जो है वो तलाक को रोक नहीं सकती, क्योंकि तलाक जो है ये शौहर का एक, आप समझिए कि राइट है। अगर वो उसको एक्सरसाइज कर लेता है वो तलाक हो जाएगी। वो कमेटी, अगर हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि कमेटियाँ इतनी ज़्यादा वैसे यूनियन काउंसिल्स बनाती नहीं है, मगर कानून को ये कहता है कि वो इस तरह की कमेटीज़ बनाए। हमाद साहब, अगर ये सारा प्रोसीजर ना किया जाए तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, अगर आप तलाक का जो ये प्रोसीजर है इसको अगर आप फॉलो नहीं करते, अब इसके अंदर पाकिस्तान की अदालतों के जो हमारे जो केसेस हैं वो मिक्स केसेस हैं, क्योंकि शरई तौर पे अगर किसी बंदे ने ओरली भी तलाक दे दी ना तो वो तलाक हो जाती है, ठीक है। अगर वो ओरली भी तलाक दे देगा, एक दफ़ा देगा तो वो 90 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अगर नहीं भी देगा, 3 दफ़ा दे देगा, तो वो तलाक हो जाएगी। मगर पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जब आप तलाक देने के लिए आपने नोटिस देना है, ठीक है। एक नोटिस देना है पहले, और उसके बाद फिर महीने बाद दूसरा नोटिस जाएगा। अगर आप 3 तलाक़ें देना चाहते हैं, अगर 100 नोटिस चलाना है तो वो भी तलाक हो जाती है। तो ये जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे मिक्स केसेस हैं कि जनाब ओरली जो है तलाक एक्सेप्टेबल होती है या नहीं होती। कुछ केसेस के अंदर हमारी अदालतें कहती हैं कि ये नोटिस देना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन केसेस में जहाँ पे बीवी जो है वो अपने शौहर के साथ नहीं रह रही, वो अपने माँ बाप के घर रह रही है या किसी और जगह पे रह रही है, ताकि नोटिस भेज के उसको एक बता दिया जाए कि उसको तलाक दे दी गई है। सो ये कानून जो है ये बेसिकली औरत की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि इनको मिसयूज़ किया जाता है, और कई जगहों पे हमारी कोर्ट्स भी रिलैक्सेशन दिखा देती हैं इसके अंदर। कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स है आपके पास कोर्ट्स की कि क्या सिचुएशन है इस वक्त तलाक की? कोई देखिए, तलाक जो है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप इसके फिगर्स देखें ना तो वो हॉरिबल फिगर्स हैं इस वक्त। पिछले 5 सालों के अंदर जो है
35 से 40% इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान में डिवोर्स का। अभी ये मई के अंदर एक रिपोर्ट आई थी इस्लामाबाद की कि इस्लामाबाद में जनवरी 2026 से लेके मई तक 45,000 केसेस जो हैं जो कि डिवोर्स के या खुला के वो रजिस्टर हुए हैं इस्लामाबाद की अदालतों के अंदर, लोअर कोर्ट्स के अंदर। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात हो रही है जहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जा रहे हैं एक एक दिन के अंदर। इतने 3 से 4 हज़ार केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे मई के अंदर वो रजिस्टर किए जा रहे थे कोर्ट्स के अंदर जहाँ पे डिवोर्स के केसेस थे। उसके अलावा फिर सैकड़ों की तादाद में जो है रोज़ाना केसेस जो है वो रजिस्टर होते हैं जो कि बाकी फैमिली डिस्प्यूट्स के होते हैं जिसके अंदर चाइल्ड कस्टडी या गार्डियनशिप के केसेस होते हैं। तो डिवोर्स रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और इसकी वजूहात तो खैर बहुत सारी हैं, मगर यहाँ पे बहुत ज़रूरी एलिमेंट जो है वो ये है कि लोगों को ख़ास तौर पे ख़वातीन को अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि उनके हकूक़ क्या हैं, डिवोर्स किस तरीके से होनी है। क्योंकि जब ये प्रोसेस चलता है एक तो वैसे ही बहुत बड़ा सदमा होता है जब फैमिलीज टूट रही होती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जल्दबाजी में गलत फैसला भी ले जाते हैं जिससे आपके बच्चे और आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए अपने लीगल राइट्स का लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा कि डाइवोर्स हो जाती है और उसके बाद जो जहेज़ होता है, हक महर होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि जिस तरह आपने मसाइल का बताया तो ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हक महर की जहाँ तक बात है ना, हक महर 2 तरीके से होता है। एक हक महर तो वो होता है जो कि निकाह के टाइम पे शौहर अपनी बीवी को दे देता है, ठीक है। और एक हक महर जो होता है जिसको हम कहते हैं डेफर्ड डॉवर, यानी कि वो हक महर जो होता है वो बाद में शौहर ने अपनी बीवी को देना है। वो बीवी जब डिमांड करे उसको उस वक्त देना जो होता है कानूनी तौर पे भी शरई तौर पे भी फ़र्ज़ है। जब शौहर जो है वो डिवोर्स देता है तो फिर वो हक महर जो होता है जो कि डिफर्ड होता है, जो कि उसने बाद में देना होता है निकाह के टाइम पे जो नहीं अदा किया होता, वो उस वक्त वाजिबुल अदा हो जाता है। वो सारा हक महर जो होता है उसने पे करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हक महर जब लिखवाया जाता है तो यहाँ पे लोग अक्सर ये करते हैं, ये ख़वातीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि जब भी आप हक महर लिखवा रहे हैं तो उसके अंदर जो आपका जो प्रॉम्प्ट जो डॉवर है जो आपने मौके पे लेना है वो बेशक आप कैश लिखवा दें। जो आपका डिफर्ड डॉवर है, यानी कि वो डॉवर जो कि आप कह रहे हैं कि जी हम बाद में आपसे लेंगे, वो आप कैश की सूरत में ना लिखवाएं, वो आप लिखवा दें, कुछ सोना लिखवा दें, प्लॉट की सूरत में प्लॉट लिखवा दें, गोल्ड लिखवा दें, ठीक है। इससे ये होगा कि जो भी उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू जो है खातून को मिल जाएगी। अच्छा, प्लॉट की आपने बात की, यहाँ पे अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो मकान जो लिख देते हैं उसके अंदर वो कोई मकान नंबर लिख देते हैं या जी फलाना घर लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है ये देखना कि वो घर या वो ज़मीन अगर स्पेसिफिकली आपने निकाहनामे के अंदर लिख दी कि जी ये वाला प्लॉट जो है ये उस खातून के को दिया जाएगा हक महर के तौर पे, क्या वो प्लॉट उसके शौहर के नाम पे है भी या नहीं। क्योंकि कई दफ़ा वो घर या वो मकान जो होता है वो शौहर के बाप के नाम पे होता है या उसमें भाइयों का हिस्सा होता है। अगर आप इस तरह की चीज़ लिख देंगे तो फिर उसकी कानून में कोई वक़्त नहीं होगी। या तो आप वैसे लिख देंगे जी 1 कनाल का प्लॉट जो है या इतनी ज़मीन जो है वो दी जाएगी, इस एरिया के अंदर होगी, या मिनिमम उसकी ये वैल्यू होगी, इस तरह की आप चीज़ लिख सकते हैं। या फिर आप सिंपल गोल्ड लिख दें जो कि सिर्फ उस खातून के नाम पर हो, चाहे प्लॉट हो चाहे गोल्ड हो, बीच में कोई थर्ड पार्टी उसमें थर्ड पार्टी की मलकियत नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर थर्ड पार्टी की मलकियत होती है तो फिर उसके अंदर फिर ये होता है कि फिर वो जो क्लॉज है हक महर की वो फिर लीगली वैलिड नहीं रहती। उसके अंदर जो हमारी अदालतें उनके केसेस, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के केसेस ये कहते हैं कि क्योंकि वो जो घर था वो हमारे पास इस तरह के अक्सर केसेस आते हैं कि जनाब वो कहते हैं कि जी जिस घर के अंदर ये रह रहे हैं वो 1 कनाल का 2 कनाल का घर है, तो हक महर में शौहर जो है वो ये घर अपनी बीवी के नाम लगा देगा। अब वो बाद में पता लगता है कि वो घर जो होता है वो तो शौहर का होता ही नहीं है, वो तो उसके बाप का होता है या उस घर के अंदर उसके बहन भाइयों का हिस्सा भी होता है। तो वो बीवी उसकी वो घर तो नहीं डिमांड कर सकती क्योंकि शादी जिस बंदे शख्स के साथ हुई है वो घर तो उसके नाम पे है ही नहीं। सो इसलिए ये बड़ी गलती करते हैं लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। मुझे ये बताइएगा कि अगर शौहर 1 तलाक दे देता है और 90 दिन का टाइम भी पूरा हो जाता है तो क्या ये तलाक हो जाती है? जी, यहाँ पे लोगों को गलती लगती है कि जनाब हमें 3 नोटिस देना या 3 दफ़ा तलाक जो है ओरली कहना ये ज़रूरी है। अगर
शौहर ने एक दफ़ा तलाक दे दी है, बेशक एक नोटिस भिजवा दे या एक दफ़ा कह दे, तो एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और वो 3 माह के पीरियड के अंदर अंदर जो है वो तलाक वैलिड हो जाती है, बेशक वो तलाक दूसरी दे या ना दे। अगर वो उस टाइम पे रुजू कर लेते हैं, उस तलाक को, पहली तलाक को रिवोक कर लेंगे, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर। मगर ये तलाक जो है इसको रुजू करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा रुजू नहीं करता तो वो तलाक जो होती है वो फिर वैलिड हो जाती है। तो क्या एक तलाक देने के बाद 90 दिन का टाइम पूरा होने के बाद तलाक हो जाती है, तो क्या ये दोबारा से शादी कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर जो है ना, अब जो पाकिस्तान का जो कानून इसके अंदर ये कहता है कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ी अजीबो गरीब सी एक रस्म चलती है, हलाला उसको कहा जाता है। उसके अंदर ही शरई तौर पे यही है कि अगर एक शौहर जो अपनी बीवी को तलाक देता है तो फिर उस औरत की एक और शादी होगी किसी और शख्स के साथ, और उसके बाद वो अपने पहले शौहरत से निकाह कर सकते। ठीक है। अब पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो है वो एक तलाक देता है सिर्फ, और वो टाइम पीरियड पूरा हो गया उसका, और उस टाइम पीरियड के बाद तलाक जो थी वो कंप्लीट होगी, उसके बाद अगर औरत अपने वो बीवी जो है वो अगर अपने शौहर से शादी करना चाहती है तो उसको उस टाइम पीरियड में किसी दूसरे बंदे से शादी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि इंटरवीनिंग मैरिज जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो उसके बगैर भी शादी कर सकती है। सो इसलिए ये लोगों के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो उसको जहन में रखें कि जब आप तलाक दे रहे हैं, मुझे पता है कि तलाक जब दी जाती है ये उस टाइम पे लोगों को गुस्सा होता है, एक बड़ा इमोशनल एक चीज़ होती है, तो लोग शायद बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। मगर अगर कोई शख्स सिर्फ एक तलाक देता है और वो तलाक उसकी टाइम पीरियड गुजरता है, वो तलाक वैलिड हो जाती है, तो उसके बाद अगर उन दोनों की बाद में पैचअप हो जाता है और वो दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो फिर बीवी को किसी थर्ड पर्सन से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पहले शौहर से डायरेक्ट निकाह कर सकती है। अगर 3 तलाक वो दे देता है और 90 दिन का टाइम भी मुकम्मल हो जाता है, तो फिर तो उसकी फिर नहीं हो सकती। 3 तलाक़ें अगर दे दी तो तलाक उसी वक्त वैलिड हो जाएगी, वो 90 दिन के अंदर वैलिड नहीं होगी, वो तलाक उसी वक्त वैलिड हो जाएगी। मगर अगर वो औरत फिर दोबारा अपने शौहर से शादी करना चाहती है तो उसके लिए फिर उसको एक और शादी किसी और शख्स से करनी पड़ेगी, फिर वो अपने पहले शौहर से निकाह करेगी। मुझे ये बताइएगा, क्या तलाक के बाद भी जो शौहर है वो बीवी को खर्चा देने का पाबंद है? क्या कहता है कानून इस हवाले से? मेंटेनेंस जो है ये शरीयत के अंदर भी और पाकिस्तान के कानून के अंदर भी औरत का एक राइट है कि औरत को खर्चा जो है, नानो नफ़का इसको हम कहते हैं, कि शौहर ने अपनी बीवी को जो खर्चा है, बेसिक मेंटेनेंस जो है वो देनी है। ठीक है। तलाक के बाद जो है सिर्फ इद्दत के पीरियड तक, जब तक वो तलाक वैलिड नहीं हो जाती, सिर्फ उस पीरियड तक शौहर के ऊपर ये कानूनी एक ड्यूटी है कि वो अपनी बीवी को मेंटेनेंस खर्चा वगैरह देता रहेगा। वो 3 माह का जो अरसा होता है, और उसके बाद फिर नहीं वो पाबंद होता। हाँ, अगर उनके बच्चे हैं और वो बच्चे जो हैं वो माँ के साथ रह रहे हैं, तो फिर वो बच्चों को खर्चा देगा शौहर, बाप जो है अपने बच्चों को खर्चा देगा तलाक के बाद भी, मगर बीवी को वो खर्चा नहीं देगा उसका। यानी कि जो खर्चा देगा वो बच्चों के नाम का, सिर्फ बच्चों के नाम का होगा। बीवी को उसने खर्चा दे देना है सिर्फ इद्दत के पीरियड तक, और उसके बाद उसने खर्चा नहीं देना बीवी को। ये बताइएगा कि मियाँ बीवी की शादी के दौरान जी जो उनकी लाइफ होती है शादी के बाद, तो क्या उस दौरान भी शौहर पाबंद होता है खर्चा देने का? इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है? जी, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ उठाई है, क्योंकि अक्सर जो ख़वातीन हैं जो जिनके मसाइल आते हैं, खुला के जो केसेस आते हैं, उसके अंदर उनका एक बहुत बड़ी शिकायत ही होती है कि जी हमारा शौहर जो है वो हमें एक्सपेंसेस नहीं देता। ठीक है, मैं अपने शौहर के माँ बाप के साथ ही हम इकट्ठे रहते हैं, तो शौहर जो है मुझे घर का खर्चा नहीं देता। इसके अंदर जो पाकिस्तान का कानून है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि शौहर जो है उसके ऊपर ये कानूनी तौर पे उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि उसने अपनी बीवी को बेसिक मेंटेनेंस जो है उसने देनी है। ठीक है, घर देना है, छत देनी है, रोटी वगैरह देनी है, और उसके अलावा जो उसके एक्सपेंसेस हैं, जो एक नॉर्मल रीजनेबल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पूरे करने ही करने हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जी कितने करने हैं, कितने खर्चा देने? खास फिगर कानून के अंदर डिफाइंड नहीं है, मगर इसके अंदर जो हमारा जो कानून वो ये कहता है कि दोनों पार्टीज की लाइफस्टाइल को देखा जाएगा, और उस लाइफस्टाइल के मुताबिक जो बेसिक जो उनके एक्सपेंसेस, एक रीजनेबल एक्सपेंस बनता है वो बनता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा जो है वो किसी गांव में रहता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों के एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो वहाँ पे खर्चा कम होगा। मगर अगर कोई बंदा शहर में रहता है और किसी
बड़े अमीर घराने से दोनों फैमिलीज का या मियाँ बीवी का ताल्लुक है, तो फिर वहाँ पे जो बेसिक जो मेंटेनेंस होगी वो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, वो हज़ारों में नहीं होगी, वो लाखों में होगी, तो वो देना जो है शौहर के ऊपर फ़र्ज़ है। अच्छा, अगर शौहर जो है वो बीवी को खर्चा नहीं दे रहा शादी के दौरान, अभी इनकी तलाक नहीं हुई, खुला नहीं हुआ, मगर वो खर्चा नहीं दे रहा, तो उसके अंदर भी कानून जो है वो एक हमारी रहनुमाई ये करता है कि उसके लिए आप यूनियन काउंसिल को एप्लीकेशन दे सकती है बीवी। ठीक है, यूनियन काउंसिल को एप्लीकेशन देगी और यूनियन काउंसिल जो है वो एक बेसिक मेंटेनेंस जो है उसको फिक्स कर देगी। अच्छा, अगर वो यूनियन काउंसिल को एप्लीकेशन देते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर एक सूट फॉर मेंटेनेंस भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट के अंदर औरत जो है वो एक सूट फॉर मेंटेनेंस जो है वो फाइल कर सकती है, जिसके तहत जो है शौहर को फिर ये पाबंद कर दिया जाता है कि उसने मंथली इतना पैसे जो है अपनी बीवी को देने, और अगर वो नहीं देता तो फिर उसके ऊपर जो है कार्रवाई मजीद अदालत की तरफ से होती है। तलाक के बाद अगर बीवी अपने बच्चों को बाहर की कंट्री में ले जाना चाहे तो अक्सर ये होता है कि साइन का इशू होता है, क्योंकि बाप के साइन के बगैर वो बाहर नहीं जा सकते। अगर बाप तंग कर रहा हो तो इसके हवाले से कानून क्या कहता है, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जी जब अगर बच्चे जो हैं वो अपनी माँ की कस्टडी में हैं और वालदा जो है अपने बच्चों के साथ के आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती है, कोई वीज़ा उन्होंने लगवा रहे हैं या वो कोई इमिग्रेशन के प्रोसेस है, तो कानून ये कहता है कि जी जो बच्चों का जो नेचुरल गार्डियन है ना वो बाप होता है। ठीक है, उनकी जो उनके जो सारे लीगल मामलात को जिसने देखना है वो वालिद होगा जो उन सारी चीज़ों को देखेगा। अब जब आपने इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन फिल करनी होती है, कोई इमिग्रेशन की या कोई वीज़ा की, तो उसमें गार्डियन के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। वो सिग्नेचर जो है फिर आप अपने बच्चों के बाप से कराते हैं। अब कई दफ़ा ये होता है कि बाप जो है वो, क्योंकि मियाँ बीवी की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होती है, तो बाप जो है वो सिर्फ बीवी को तंग करने के लिए वो साइन नहीं करता। तो उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो खातून है वो ये कर सकती है कि वो अदालत में एक एप्लीकेशन दे, केस फाइल करे। ये कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, छोटा सा प्रोसेस है। उसके अंदर वो एक कि जनाब ये मैटर है, मैंने अपने बच्चों को बाहर लेके जाना है, ठीक है, तो अदालत की तरफ से मुझे गार्डियनशिप के राइट्स दिए जाएं ताकि मेरे सिग्नेचर जो है वो वैलिड हो, क्योंकि बाप जो है वो साइन नहीं कर रहा, वो तंग कर रहा है इस मामले में। तो अदालत जो है वो औरत को इजाज़त दे देती है, आप फिर खुद साइन कर सकते हैं, अदालत की ऑर्डर की कॉपी आपके पास आ जाएगी और वो वैलिड होती है, वो एक्सेप्टेबल होती है फिर एम्बेसीज के अंदर। तो वहाँ फिर कोई इशू नहीं रहता, फिर इशू नहीं रहता। फिर जो है वो सिर्फ माँ के सिग्नेचर जो होंगे वो वैलिड होंगे गार्डियन के कॉलम के अंदर, और बाप के साइन लेना ज़रूरी नहीं है। माँ साहब मुझे ये बताइएगा, तलाक के तफवीज़ क्या है, ये कौन सी तलाक होती है? तलाक के तफवीज़ जो है जी ये बेसिकली हमारा जो कानून है पाकिस्तान का वो ये राइट देता है औरत को तलाक तफवीज़ की। सेक्शन 8 है जी हमारे कानून के अंदर, जो ये कहता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर कि तलाक तफवीज़ जो है वो उसके अंदर ये होता है कि औरत जो है वो खुद शादी ख़त्म कर सकती है बग़ैर खुला के। वो खुद अपने आप को तलाक दे देगी, ठीक है, और डिवोर्स जो है डिवोर्स हो जाएगी, मैरिज ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें यह है कि जो हमारा निकाह नामा है, जब निकाह नामा मियाँ बीवी साइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक कॉलम होता है जिसके अंदर ये तलाक तफवीज़ का राइट जो है ये बीवी ले सकती है। वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि जब निकाह नामा होता है तो निकाह ख्वाह जो हैं या जो लड़का लड़की के जो घर वाले होते हैं वो कुछ सेक्शंस को काट देते हैं पेंसिल के साथ, लाइन लगा देते हैं कि उसको वैसे ख़त्म कर देते हैं। उनमें से एक सेक्शन जो होता है वो ये होता है कि जिसके अंदर औरत ये राइट ले सकती है निकाह के टाइम पे कि वो अपनी शादी खुद ख़त्म कर दे। तो अगर वो उस टाइम पे वो उस पर साइन कर देते हैं और आप उसको फिल कर देते हैं कि जी औरत के पास ही हक़ होगा तलाक़ तफवीज़ का, तो फिर अगर औरत जो है वो शादी के बाद अगर उसको कोई मसाइल का शिकार होती है, हस्बैंड जो है वो मारता है या हस्बैंड जो है पैसे नहीं देता, तो फिर उसको खुला लेने की ज़रूरत नहीं है। अदालत में जाके वो 6-8 महीने का जो प्रोसेस होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर डायरेक्ट जो है एक जिस तरह शौहर नोटिस देता है तलाक का, वो नोटिस दे सकती है तलाक तफवीज़ का और वो शादी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तलाक की और अब हम बात करेंगे खुला से। हमाद भाई ये बताइएगा कि खुला क्या होता है
और इसका केस कैसे फाइल किया जाता है? जी उज़ैर, खुला जो है ये तलाक से थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह तलाक जो है वो शौहर डायरेक्टली एज अ मैटर ऑफ राइट अपनी बीवी को दे सकता है, खुला जो है उसके लिए बीवी की तरफ से ये इनिशिएट किया जाता है और ये अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन दी जाती है, अदालत के अंदर एक केस फाइल किया जाता है और अदालत जो है वो फिर उस शादी को ख़त्म कर देती है अगर बीवी के जो दलाइल हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। इसका तरीक़ेकार की आपने बात की, खुला फाइल करने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है, उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा उसके मामलात नहीं है। आप केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है, ये फैमिली कोर्ट्स हमारी बनी हुई हैं, सिविल कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट्स होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसके अंदर आप केस फाइल करते हैं और ये जो केस है ये मैटर ये 6 महीने के अंदर जो है अदालत इसको डिसाइड कर देती है, ठीक है। ये मस्ट है? ये बिल्कुल, ये इसके अंदर अदालत के ऊपर जो है मैंडेटरी है कि 6 महीने के अरसे के अंदर उन्होंने कर देना और वैसे प्रैक्टिस भी है कि 6 महीने से ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगता। अब ये जब आप केस फाइल करते हैं तो उसके अंदर आप एक एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद आप प्लेन जॉब फाइल करते हैं और ये मैटर चलता है। जो जज साहब जो होते हैं फैमिली कोर्ट के, उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि दोनों पार्टीज़ को सुन लिया जाए और ये देख लिया जाए कि क्या रिकन्सिलिएशन की कोई सूरत हाल बन सकती है, नहीं बन सकती। अगर वो ना बने और जो बीवी है उसकी तरफ से जो ग्राउंड्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो तो फिर खुला हो जाता है, अदालत की तरफ से हुक्म आ जाता है। हमाद साहब, किन हालात में औरत खुला लेने की हकदार होती है? जी खुला जो है जी, ये हम जो पाकिस्तान का जो कानून है उसके अंदर मुख्तलिफ क्लॉजेस दिए गए हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि इन ग्राउंड्स पे औरत जो है वो खुला ले सकती है। एक तो है मेडिकल ग्राउंड्स, अगर जो शौहर है उसको कोई बीमारी है, ठीक है, उसकी औलाद नहीं हो सकती या कोई और बीमारी है जो मूजी मर्ज है जिसमें वो बड़े लंबे अरसे से है, तो ये एक बड़ा वैलिड ग्राउंड है। इसके अलावा अगर शौहर जो है वो अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है, बीवी को मारता है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी औरत जो है वो अपनी खुला ले सकती है। इसमें सिर्फ मारना नहीं होता है, इसके अंदर एक तो है आपका मारना जो कि फिजिकल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर अगर कोई बंदा देता है अपनी बीवी को, बातें सुनाता है बहुत ज़्यादा, उसको मेंटली तौर पे उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, उसकी बुनियाद पे भी आप खुला ले सकते हैं। इसके अलावा अगर शौहर जो है वो अपनी बीवी की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर सकता, उसको खाना पीना खर्चा वगैरह जो है वो ही नहीं दे सकता, उसके इतने ज़्यादा तंग हालात हैं, तो उसकी बुनियाद पे भी औरत जो है वो खुला फाइल कर सकती है। फिर इसके अंदर कानून के अंदर और भी प्रोविजंस मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाली चीज़ें साबित करनी है। इसके अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि शौहर जो है अगर वो उसका कैरेक्टर बुरा है, इमोरल है, अफेयर्स अगर चल रहे हैं, अगर उसने दूसरी शादी कर ली है अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर और वो दोनों बीवियों को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, तो ये भी एक ग्राउंड है खुला का, ठीक है। और फिर कानून ये भी कहता है कि अगर मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, अगर एक बीवी जो है वो अपने शौहर को पसंद ही नहीं करती और वो अदालत में ये कह देती है कि जी मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है, तो फिर भी अदालतें जो है वो खुला एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन हमाद साहब, यहाँ पर जो शौहर है, क्या खुला के लिए उसकी रजामंदी लेना ज़रूरी है? नहीं, शौहर की रजामंदी लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब अदालत के अंदर केस जाता है तो कोर्ट जो है वो शौहर को बुलाती है एक दफ़ा, शौहर भी अपना एक वर्जन देता है और अगर वो ये कहे कि जो मैंने तलाक नहीं देनी या मैंने शादी नहीं ख़त्म होने देनी, तो फिर उसके अंदर अदालत जो है वो खुद फैसला करती है कि क्या यहाँ पे खुला बनता है या नहीं बनता। वो एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि दोनों की सुलह हो जाए, मगर अगर सुलह ना हो रही हो तो फिर खुला हो जाता है। क्या खुला लेने वाली जो खातून है उस पर ये लाजिम है कि वो हक मेहर वापस करे? जी, खुला के अंदर जिस तरह हमने तलाक के अंदर बताया ना कि जब तलाक होती है तो शौहर ने हक मेहर अदा करना ही करना है, खुला के अंदर ये चीज़ उल्ट हो जाती है। खुला क्योंकि औरत जो है वो खुद अपनी रजामंदी से उस शादी से बाहर निकल रही है, तो फिर वो जो हक मेहर होगा वो उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। जो हक मेहर अदा अभी शौहर ने करना था, जो डेफर्ड डॉवर था, वो कैंसिल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और वो हक मेहर जो है वो वापस करना पड़ेगा उसको, अपने शौहर को। क्या एक औरत शौहर से, ससुराल से अलग घर की डिमांड कर सकती है? जी बिल्कुल, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि औरत जो है उसने अपने शौहर के माँ बाप के साथ रहना है और उसने अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत भी करनी है। पाकिस्तान के कानून में या शरिया लॉज के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि औरत जो है उसने अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करनी है या उनके साथ रहना है। औरत जो है वो डिमांड कर सकती है कि उसका शौहर जो है उसको अलग घर में रखे
या उसका अलग सिस्टम बना के रखे, ये बिल्कुल ये चीज़ ये है। और अगर शौहर जो है वो ये उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता और औरत जो है वो अपने शौहर के माँ बाप के साथ रह रही है और बहुत तंग हालत में भी रह रही है, तो फिर कानून ये भी कहता है कि वो खुला के लिए भी फाइल कर सकती है। सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर भी, इस ग्राउंड के ऊपर भी वो खुला ले सकती है अपने शौहर से कि अगर शौहर जो है उसने अपनी बीवी को अपने माँ बाप के घर पे रखा हुआ है, तो ये भी एक बड़ा वैलिड ग्राउंड बनता है। और औरत कभी भी डिमांड कर सकती है कि मुझे एक सेपरेट होम चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी भी प्राइवेसी है, उनके अपने बच्चे हैं, उनकी अपनी एक फैमिली है, तो वो कभी भी डिमांड कर सकती है कि मुझे अलग घर में रखा जाए। मातब खुला के बाद औरत के माली और कानूनी हकूक़ क्या होते हैं? जी, औरत जो है जनाब देखें, जब खुला हो जाता है तो उसके बाद जो हक में है वो उसने वापस करना है। जहेज़ का सामान वो लेके जा सकती है, क्योंकि वो औरत, उसकी लड़की के जो माँ बाप थे उन्होंने गिफ्ट दिया था वो अपनी बेटी को, वो लेके जा सकती है। रही बात उसके माली हकूक़ की, तो जो इद्दत का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर तो बीवी जो है औरत, उसको एक मेंटेनेंस मिलेगी 3 माह के अरसे के बाद, उसके बाद नहीं मिलेगी। उसके बाद कानून कहता है जी मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उनके बच्चे हैं तो उसका सेपरेट मैटर है, उनके लिए जो है फिर शौहर के ऊपर ये कानूनी तौर पे ये मैंडेटरी है, फ़र्ज़ है कि उसने अपने बच्चों को मेंटेनेंस देनी है, पैसे देने, मगर उनके अलावा ज़रूरी नहीं है। अगर एक खातून खुला नहीं लेना चाहती लेकिन अपने शौहर से तंग है, अपने मायके में जाके बच्चों समेत रहती है, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, इसके अंदर ये है कि अगर तो उनके कोई ऐसे मसाइल हैं जो कि हल हो सकते हैं तो वो हल करें, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर लें, यूनियन काउंसिल को भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। खैर यूनियन काउंसिल इसके अंदर को बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मगर ये है कि वो अगर वो चली गई है तो शौहर जो है, अदालत, एक कानून जो है वो शौहर को एक राइट ये देता है कि वो अदालत के अंदर केस कर सकते हैं अपनी बीवी को वापस बुलाने के लिए। इसको कहते हैं सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स, जिसके अंदर वो ये केस फाइल कर सकते हैं कि जी अपनी मेरी बीवी जो है मेरे साथ नहीं रह रही, वापस बुलाया जाए। ये केस किया जा सकता है। इसके अलावा ये है कि अगर बीवी वहाँ पे रह रही है तो उसकी कोई वैलिड डिमांड्स हैं तो वो फैमिली मेम्बर्स ही उसको मिल बैठ के उसको डिसाइड कर सकते हैं। इसमें कानून की कोई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं है इसमें। तलाक और खुला के बाद जो बच्चे होते हैं उन पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जी। स्पेशली वो जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने माँ बाप की तलाक देख ली होती है, अलग अलग हो जाते हैं, तो उनकी कस्टडी के हवाले से जो मामला किस तरह कोर्ट में डील किया जाता है, कैसे फ़ैसला लिया जाता है, ये बताइएगा, क्या कानूनी इसके हवाले से रहनुमाई? जी उज़ैर, हम अदालतों के अंदर जो चीज़ें देखते हैं ना, तलाक और खुला की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो खौफनाक चीज़ देखने को मिलती है वो है उन बच्चों का हाल, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अदालतों के अंदर आते हैं या उनके साथ जिस तरीके से मामला पेश आते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर डिवोर्स रेट तो चलें ठीक है बढ़ गया, वो तो मियाँ बीवी के आपस के मामला आते हैं, उसकी जो भी वजूहात हैं, नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ, मगर जुल्म ये है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को तलाक दे रहे होते हैं, एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर रहे होते हैं, तो वो इतने अंधे हो चुके होते हैं एक दूसरे की नफ़रत में कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते और बच्चों का कोई उनको उनकी इमोशनल या उनकी मेंटल हेल्थ की या उनके मुस्तकबिल की, दोनों में से किसी को परवाह नहीं होती। हम अक्सर लोगों को, अपने क्लाइंट्स को ये बात बताते हैं कि आपकी डिवोर्स हो रही है, आपने तलाक लेनी है, आप इस चीज़ को खुद से डिसाइड कर लें, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड कर लिया हुआ है, ठीक है, कि जी हमने एक दूसरे के साथ नहीं रहना। तो आपने तलाक कर ली है, आप उसको डिसाइड कर लिए कि जी हमने एक दूसरे के साथ नहीं रहना, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज कर लें कि जी हमने किस किस तरीके से रहना है, बच्चे किसके पास रहेंगे। जाहिर सी बात है अगर बच्चे छोटे होंगे तो वो अपनी माँ के पास ही रहेंगे, ठीक है, अगर माँ ने दूसरी शादी नहीं करनी तो अपनी माँ के पास रहेंगे। बाप जो है वो उनको एक्सपेंसेस देता रहेगा मंथली, और शौहर के पास ये राइट होगा कि वो अपने बच्चों से कभी भी आके मिल सकता है, उनको कहीं बाहर लेके जा सकता है, या अगर एक आधे दिन वो अपने घर पे रखना चाहता है तो वो रख सकता है। अगर मियाँ बीवी दोनों ये चीज़ डिसाइड कर लें डिवोर्स के टाइम पे, तो उनके बच्चों की ज़िंदगी जो है वो तबाही से बच जाएंगी, जो कि नहीं करते लोग। जो कि लोग नहीं करते। लोग उस टाइम पे इतने ज़्यादा नफ़रत की आग में जल रहे होते हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए अपने बच्चों को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
बीवी भी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती है अपने बच्चों को जहाँ कर सकती है, और शौहर भी अपने बच्चों को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है सिर्फ अपनी बीवी से बदला लेने के लिए। इस सारे मामले में बच्चों के राइट्स क्या होते हैं? इस सारे मामले के अंदर जहाँ तक बात आती है बच्चों की, अब पाकिस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि जनाब जब हमने चाइल्ड कस्टडी को डिसाइड करना है तो उसमें वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल कहाँ पे सिक्योर है, वो कहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कहाँ पे उनकी ज़्यादा देखभाल की जाएगी, ये सारी मामला जो होते हैं ये अदालत देखती है। अब इसके अंदर जहाँ तक बात है गार्डियनशिप की, तो गार्डियनशिप जो है इसका मतलब ये होता है कि बच्चों के ऊपर एक लीगल अथॉरिटी होना, ठीक है, यानी कि उनके जो है एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी के मामलात, ये सारी चीज़ें इनको कौन देखेगा। वो कानून ये कहता है कि जी जो गार्डियन होगा ना बच्चों का वो उनका बाप ही होगा, दादा दादी कोई नहीं हो सकता। बाप अगर नहीं है तो फिर दादा होगा, ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर बाप या दादा की विल के अंदर, उनकी वसीयत के अंदर अगर वो किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं तो फिर वो होता है, वो वैलिड होगा, वो वैलिड होता है। ठीक है, ये तो हो गया गार्डियनशिप की। मगर कस्टडी डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि जो गार्डियन है वही कस्टडी भी उसके पास ही हो। कस्टडी का मतलब ये होता है कि बच्चे जो हैं वो फिजिकली उनकी कस्टडी किसके पास होगी, वो रहेंगे किसके पास। अब पाकिस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि जनाब जो लड़का है वो 7 साल की उम्र तक, और लड़की जो है जब तक वो बालिग नहीं हो जाती, ये नेचुरली ये कस्टडी जो है ये माँ के पास रहेगी। 7 साल की उम्र तक लड़के की और बालिग होने तक लड़की की माँ तक, माँ के पास उनकी कस्टडी जो है वो रहेगी। उसके बाद जो है फिर बच्चे जो है वो अपने बाप के पास उनकी कस्टडी जो है वो मुंतकिल की जा सकती है। मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो वो जो कस्टडी माँ के पास होगी उसका खर्चा कौन देगा? बाप ही देगा। उसका खर्चा बाप ही देगा, बिल्कुल। ये मेंटेनेंस जो है ये बाप के ऊपर ही होती है कि उसने अपने बच्चों का खर्चा देना है। अच्छा, मगर इसके अंदर ये जो मैंने 7 साल और ये लड़की का जो मैंने बताया कि उसके बालिग होने तक, ये कोई कानूनी तौर पे फ़र्ज़ नहीं है कि ऐसे ही होना है। ठीक है, इस चीज़ को अदालत इस चीज़ को चेंज भी कर सकती है अगर वो ये देखे कि बच्चे जो हैं छोटे, बेशक बच्चे छोटे हैं मगर बच्चे फिर भी उनकी वेलफेयर और उनका मुस्तकबिल जो है वो बाप के पास ज़्यादा सिक्योर है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि बच्चे अपने बाप के पास रहेंगे। ठीक है, अगर इसमें 2-3 एलिमेंट्स इसके अंदर ये होते हैं कि अगर माँ जो है वो दूसरी शादी कर लेती है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बच्चे जो हैं उनकी कस्टडी बाप को दे दी जाएगी। अगर माँ जो है वो कोई इमोरल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, उसका कैरेक्टर जो है वो कोई इतना मॉरल नहीं है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बच्चे अपने बाप के पास चले जाएंगे। या फिर अगर बच्चे अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो वो अदालत उस चीज़ को तयन करती है और वो देखती है कि अगर वो बाप के साथ अटैच्ड हैं और अगर उनकी मजहबी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म तब होंगी अगर वो बाप के पास रहेंगे, तो फिर बच्चा जो है वो अपने बाप को हवाले कर दिया जाता है, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, मगर अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, जो दूध पीने की जो एज होती है, बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं, वो नेचुरली अपनी माँ के पास ही होते हैं। हमाद साहब, अगर शोहर खुला देने से ही इनकार कर दे जी तो बीवी फिर भी उससे लाहिदगी का इख्तियार रखती है, मतलब उसको हक हासिल है कि वो? बिल्कुल रख सकती है जी। अगर शौहर जो है वो खुला देने से उसने इनकार कर दिया तो बीवी फिर भी अपने क्योंकि देखें खुला जो है इसके अंदर शौहर की रजामंदी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, शौहर की रजामंदी नहीं चाहिए। अदालत ने डिसाइड करना है कि यहाँ पे खुला बनता है या नहीं बनता, ये डिसीजन अदालत का होता है। तो अदालत जो है वो शौहर को एक दफ़ा सुनती ज़रूर है, शौहर की साइड ऑफ स्टोरी को एक दफ़ा सुनेंगे ज़रूर, वो रिकॉर्ड में ज़रूर उसको हिस्सा बनाते हैं, मगर फाइनल डिसीजन जो है वो तो अदालत का है। तो अगर शौहर की रजामंदी नहीं भी है फिर भी खुला हो जाएगा। अगर माँ बाप से बच्चों को दूर ले जाती है, उनको मिलने नहीं देती, तो इसके हवाले से कानून क्या कहता है? लेकिन जी जब ये कस्टडी का मामला तय होते हैं ना तो उसके अंदर ये एक शर्त रखी जाती है कि बच्चे जो हैं वो किसी ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे अपने बाप से मिलते रहते हैं, मिल सकें। ठीक है, और कई दफ़ा हमने ये देखा है कि जब ख़ास तौर पे उन मामलात में जहाँ पे जो माँ है वो कई आउट ऑफ कंट्री रहती है, बैरून मुल्क रहती है, तो उसके अंदर अदालत फिर ये कदगन लगा देती है, प्रोहिबिट कर देती है माँ को कि वो बच्चों को मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकती। अगर बच्चे ख़ास तौर पे अगर छोटे हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे और उस शहर में रहेंगे जहाँ पे वो अपनी माँ से भी बाप से भी मिल सकें। तो अगर औरत जो है वो इस चीज़ का अब्यूज़ करती है, अगर माँ जो अपने बच्चों को दूसरे शहर ले जाती है, बाप से मिलने नहीं देती,
उन पे पाबंदी लगाती है, रोक टोक करती है, तो फिर शौहर जो है वो अदालत से रुजू कर सकता है और हो सकता है अदालत कस्टडी जो है बच्चों की वो बाप को ही दे दे। अगर बाप मर जाए तो बच्चों की जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनके अखराजात होते हैं, वो फिर कौन उठाता है? देखिए, अगर माँ पैसे ज़्यादा नहीं कमा सकती, मतलब वो उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। देखिए, अगर बाप नहीं है तो फिर बच्चों की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बाप की जो विरासत है उसके अंदर से पूरे किए जाएंगे बच्चों के। अगर दादा जिंदा है तो दादा गार्डियन बन जाता है, दादा जो है वो पे कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो विरासत होती है बाप की उसके अंदर से पे किए जाएंगे बच्चों के। क्या शौहर के मरने के बाद उसकी वो बीवी जिसको उसने तलाक दे दी थी वो दोबारा अपने ससुराल में रह सकती है? नहीं, शौहर अगर शौहर की डेथ हो गई है तो वो अपने ससुराल में या उस घर में रह सकती है जिस घर में उसका शौहर रहता था, या जहाँ पे वो अपने शौहर की ज़िंदगी में रहती थी उस घर में तो बिल्कुल रह सकती है। तलाक के बाद भी? तलाक के बाद नहीं रह सकती। तलाक के बाद तो ऑब्वियसली नहीं रह सकती। हाँ, शौहर की डेथ के बाद रह सकती है। अगर कानूनी हैसियत में वो कुछ हिस्सा इनके नाम किया हो, बच्चों के नाम हो, इसके बीवी के नाम हो? देखें, जब अगर तो शौहर ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी को तलाक दे दी तो फिर बीवी को शौहर की विरासत में से तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो ज़िंदगी में तलाक दे चुका था। ठीक है, मगर बच्चों को मिलेगा। ठीक है, उस तलाक हो गई, उसके बाद शौहर की डेथ हो गई, तो बच्चों को तो अपने बाप की विरासत में से मिलेगा सारा कुछ, बीवी को नहीं मिलेगा। तो वो बच्चों की विरासत होगी। बच्चे अगर उस टाइम पे अपनी माँ के पास भी रहते हैं, कस्टडी अगर उनकी माँ के पास भी है, तो फिर भी बच्चों को तो विरासत मिल जाएगी, बच्चों को तो विरासत मुंतकिल हो जाएगी अपने बाप की। बीवी को कुछ नहीं मिलेगा? बीवी को तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया महाज साहब। आज के प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर में हमने डिस्कशन की फैमिली लॉज पर। यकीनन आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी कीमती राय के हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।